नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम मोदी का पोखरण का दौरा जो है वो निरस्त हो गया है। 7 मार्च को पोखरण आने वाले थे पीएम मोदी। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले थे। वीआईपी कंट्रोल रूम में लगे अधिकारियों की ड्यूटी कैंसिल कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोखरण आने का कार्यक्रम था जो निरस्त हो गया है। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में वो शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका जो दौरा है वो निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद वीआईपी कंट्रोल रूम में लगे तमाम अधिकारियों की ड्यूटी जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, क्या जानकारी, अचानक से दौरा रद्द क्यों? जी अभिषेक, बताना चाहूंगा कि जयपुर पुलिस महानिदेशक के द्वारा जो पत्र आया है, ऑफिस ऑर्डर, उसके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा था 7 मार्च को जैसलमेर, पोखरण, चांदन फायरिंग रेंज में जो कि वायुसेना का युद्धाभ्यास होने जा रहा था, उसमें आने वाले थे और वहां संबोधन भी रहने वाला था उनका। लेकिन कारणों का अभी तक स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं आया है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी है उनके मद्देनजर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियां हैं उनके मद्देनजर कहीं न कहीं इसको जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वह अभी कैंसिल हुआ है। उसके अलावा जो वीआईपी कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे, जिसमें कि अधिकारियों को, कार्मिकों को लगाया गया था, पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया था वीआईपी विजिट के दौरान, उन सब की जो ड्यूटी है वह कैंसिल कर दी गई है। जी अभिषेक, यानी कि वजह अभी स्पष्ट होने में वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे लंबे अरसे से कि ये दौरा है, क्योंकि इनके साथ में अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के मंत्री हैं उनका भी दौरा था, कई वीआईपी डेलीगेट थे, वे भी सब आने वाले थे। लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें यही कहा गया है कि वीआईपी विजिट है उसको कैंसिल की गई है और उसके कारण से जो पुलिस कर्मचारी और जो पुलिस अधिकारी वहां वीआईपी कंट्रोल रूम्स के तहत जो ड्यूटी देने वाले थे उन सब की ड्यूटी जो है वो निरस्त की गई है। बाकी रंजन, जो इंडियन एयरफोर्स का जो कार्यक्रम है वो तो होगा ना? जी, स्पष्ट तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वो कार्यक्रम होने वाला है, या क्योंकि इसकी आधिकारिक अभी तक जब तक पुष्टि नहीं की जाएगी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी माना जाएगा इस तरह। लेकिन ऐसी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वायु शक्ति। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था, जिसमें कि जो तय समय के अनुसार यह रिहर्सल किया गया था और संपूर्ण उसी तरह का जिस तरीके का 7 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका पूर्वाभ्यास के तौर पर देखा गया था। और इससे पहले वायुसेना तकरीबन 1 माह से पहले वायु सैनिक यहाँ लगातार रूटीन एक्सरसाइज को अंजाम देते आए हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल था और 7 तारीख को यह दौरा प्रधानमंत्री के सामने होने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो निरस्त हुआ है। लेकिन अभी तक एयरफोर्स, वायुसेना की ओर से इस तरीके का कोई बयान या कोई ऐसा आदेश नहीं आया है जिसमें कि यह स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास को निरस्त किया गया है या कैंसिल किया गया है। उसकी प्रतीक्षा है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए 3 तस्वीरों को। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर शक्ति प्रदर्शन की, जबकि दूसरी तस्वीर बाबा विश्वनाथ के पूजा की, और तीसरी तस्वीर पीएम के उस अवतार की जिससे वो सबका मन मोह लेते हैं। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी बनारस की परिक्रमा की। उन्होंने यहां मलदहिया से गोदौलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान उनका भगवा अवतार भी नजर आया। पीएम मोदी ने सिर पर भगवा टोपी पहन रखी थी। सबसे पहले उन्होंने मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रोड शो के लिए निकले। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पीएम मोदी का फूलमाला से स्वागत किया। पीएम मोदी का ये रोड शो मलदहिया, लहुराबीर, कबीर चौक, मेदागिन चौराहा होते हुए करीब 3.25 घंटे में
श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। यहां पीएम मोदी ने षोडशोपचार पूजन विधि से भगवान भोले का आशीर्वाद दिया। करीब 20 मिनट पूजन होने के बाद वे काशी विश्वनाथ धाम से बाहर निकले और डमरू भी बजाया। शांति की बजाय सत्यानाश की तरफ बढ़ रही है लड़ाई। दूसरे दौर की बातचीत भी बेकार हुई। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें अब साजिश की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बड़े नेता की हत्या से ही सुलझेगा रूस यूक्रेन का विवाद? जेलेंस्की की हत्या कराना चाहता है रूस। पुतिन की हत्या से थमेगा युद्ध। यूएस सीनेटर। नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। रूस यूक्रेन की लड़ाई में साजिश। अब तक यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वैसा ही दावा लंदन के एक बड़े अखबार ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद एक हफ्ते के अंदर 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिशें की गई, लेकिन हर बार हत्या की कोशिश नाकाम रही। अब सवाल है कि हत्या की कोशिशें नाकाम कैसे हुई? रिपोर्ट की माने तो जेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह है युद्ध का विरोध करने वाले रशियन लोग, जिन्होंने यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों को इन हमलों के बारे में खुफिया जानकारी दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के कुछ जासूस भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान को सफल नहीं होना देना चाहते, इसलिए साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन को खबरदार कर दिया गया। ऐसा दावा कोई पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि जेलेंस्की की हत्या के लिए अफ्रीका से 400 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों को रूस ने यूक्रेन भेजा। ऐसे दावों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस का वो प्लान जिसके तहत वो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। खैर, ये युद्ध है जो 100% शुद्ध तरीके से नहीं लड़ा जाता। साजिश भी इसका एक अहम हथियार है, और ऐसी ही एक साजिश चाहते हैं अमेरिका के एक सीनेटर। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की सलाह दी है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का सिर्फ एक इलाज है, और ये कोई कर सकता है तो वो है रूसी शख्स। रूस के किसी शख्स को व्लादिमीर पुतिन की हत्या करनी होगी। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन अगर रूस के लोग अपनी पूरी जिंदगी को अंधकार में नहीं जीना चाहते और पूरी दुनिया से अलग थलग नहीं होना चाहते, तो ऐसा करने की जरूरत है। ऐसे में एक बार फिर सवाल वही कि नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हुई दोनों देशों की दूसरे दौर की बातचीत में भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत होगी। इधर जंग के 90 दिन भी हमला जारी है। शुक्रवार को यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक भी मारे गए। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन युद्ध में फंसी राजसमंद की बेटी ललक नंदवाना भी आज जयपुर पहुंची, जहां उन्होंने सांसद दिया कुमारी से मुलाकात की। साथ ही सांसद दिया कुमारी को अपने साथ घटित घटनाक्रम बताया। इस दौरान ललक भावुक हो गई, जिसके बाद दिया कुमारी ने ललक को गले लगाकर ढांढस बंधाया। बता दें कि यूक्रेन से निकलकर ललक 6 दिन रोमानिया में फंसी रही, जिसके बाद आज इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, फिर वहां से जयपुर। देर रात
ललक अपने घर राजसमंद पहुंचेंगी। You know, something which I respect and admire about you, I wouldn't have been able to, but it's your strength, your inner strength. You know, don't depend on you. Thank you so much, ma'am. Thank you. You're a very strong girl. We're so proud of you. यूक्रेन से मरुधरा के स्टूडेंट्स अपने साथ वहां की खौफनाक कहानी लेकर लौट रहे हैं। कैसे उन्हें गोलाबारी के बीच कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और फिर दिखी वापसी की उम्मीद। वहीं ना चाहते हुए भी वतन वापसी पर सियासत हावी हो रही है। देखिए दौसा से आई ये खास रिपोर्ट। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें खड़ा रहना पड़ा लाइनों में और -10 डिग्री लगभग टेम्परेचर था वहाँ पे। खाना पीना कुछ नहीं था वहाँ पे। यूक्रेन से लौटी खौफ वाली कहानी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से स्टूडेंट्स के साथ ही लौट रही है वहां की खौफनाक कहानियां भी। दौसा लौटे एक स्टूडेंट राजकुमार गुर्जर ने बताया कि भारत वापस लौटने में उसे क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि राजकुमार को इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसे कम मुसीबत झेलनी पड़ी और तिरंगे ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। राजकुमार भारत सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ कर रहा है। रोमानिया बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट था और मोदी सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने हमें बसें प्रोवाइड करी, शेल्टर में रखा। फिर जैसे फ़्लाइट का अरेंज हुआ तो उन्होंने फ़्लाइट ही कराई और उसके बाद में हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ से दिल्ली के बाद में मुझे राजस्थान भवन ले गया और वहाँ उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से टेक केयर किया, खाना पीना और मेरी ट्रेन भी दौसा के लिए बुक कराई। तो काफ़ी सपोर्ट था केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का और इंडियन एम्बेसी का। ये तो हुई यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट की आपबीती, लेकिन सियासत ने यहां भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मोदी सरकार पर छात्रों की वतन वापसी में देरी का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी से राजनीति से प्रेरित बताती है। यूक्रेन के अंदर हमारे जो बच्चे हजारों फंसे हुए हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी नहीं सोच करके और डूबती नैया को बचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो नैया अब डूब चुकी है, अब नहीं बचेगी। यूक्रेन पे ध्यान नहीं दे रही या दे रही है, इसका जो उत्तर है वो तो ये जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं इन्होंने भली भांति दिया है। कल भी 2 बच्चों से बात हुई हमारी, आज भी इस बच्चे से बात हुई है। इन्होंने ये कहा कि यदि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लगाकर हम बाहर निकले थे तो हमको किसी ने रोका टोका नहीं, बल्कि हमारी सारी व्यवस्थाएं की। बहरहाल यूक्रेन में पढ़ने वाले करीब 40% से ज्यादा छात्र सुरक्षित देश लौट चुके हैं, जिनमें से मरुधरा के भी कई स्टूडेंट्स हैं। लगातार कई दिनों से फ्लाइट स्टूडेंट्स को लेकर वापस लौट रही हैं और राजनीति के इतर फिलहाल देश के लिए ये सुकून की बात है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से आज बाड़मेर को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। उत्तरलाई से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। इस मौके पर कैलाश चौधरी ने क्षेत्रवासियों की ओर से इस सौगात के लिए पीएम मोदी, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले लोग भी अब हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। उत्तरलाई में जल्द ही एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, जिस तरीके से लंबे समय से बाड़मेर के लोगों को एयरपोर्ट का इंतजार था, अब चूंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी परमिशन दे दी है, किस तरीके से देख रहे हैं? बाड़मेर जिले को लंबे समय से इंतजार था कि बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बने और वहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो, क्योंकि बाड़मेर में बहुत ही आवश्यकता थी। वहाँ से तेल का दोहन होता है वहाँ पर और इसके साथ ही रिफाइनरी का बाड़मेर में जल्दी प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी है और सेना का बड़ा वहाँ पर मूवमेंट होता है। सैनिक भी वहाँ से अन्य राज्यों के अंदर जाते हैं, तो इसलिए
बाड़मेर ज़िले को बहुत आवश्यकता थी और हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज ये सफलता मिली है। अब बहुत जल्दी उत्तरलाई बाड़मेर से हवाई यात्रा प्रारंभ होगी और जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जो सिविल एविएशन के मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये यात्रा प्रारंभ होगी और जल्दी उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट स्थापित हो जाएगा। आज पूरे बाड़मेर जिला ही नहीं, वहाँ रहने वाले और बाहर रहने वाले लोग भी इस आदेश को सुनने के बाद में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जैसा कि वहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, तो ये सारी कुल मिलाकर एक बहुत लंबे वर्षों से इंतज़ार था और इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई और बहुत जल्दी वहाँ से हवाई उड़ान पूरे देश ही नहीं विश्व के अन्य देशों के अंदर भी जाएगी, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मैं बाड़मेर की जनता और सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि ये एक मांग हमारी पूरी हुई है और बहुत जल्दी वहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वाराणसी में रोड शो और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी पूजा के बाद मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसके बाद वे 80 घाट इलाके में मशहूर चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की ली। दरअसल पीएम मोदी जिस चाय की दुकान पर पहुंचे थे वह 80 इलाके में पप्पू की अड़ी के नाम से जाना जाता है। चाय की दुकान पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का स्वागत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसके बाद पीएम मोदी के लिए चाय बनाने और चाय परोसने का काम पप्पू के लड़के दुकानदार मनोज ने किया। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी के मलदहिया इलाके से रोड शो करते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कार में सवार होकर सीधे लंका इलाके में स्थित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले। माल्यार्पण के बाद 80 इलाके से गुजरते वक्त पीएम मोदी ने अपने काफिले को रुकवाया और पप्पू चाय की अड़ी पर पहुंच गए। अब बात बेहतरीन बजट पर सीएम गहलोत को आभार पहुंचाने उन लोगों की करते हैं जो आज सीएमआर पहुंचे। सीएमआर में विभिन्न समाज संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से मुलाकात की और बजट में की गई घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि सभी वर्गों से सुझाव लेकर समावेशी बजट पेश किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आठ साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहां से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती? घर पे। अपने आप करती? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रिशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रिशा जो रिकॉर्ड
बना रही है, नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रीसा और उसके प्रीसा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रीशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रीशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रीसा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड, क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का एक होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होता है कि कोई भी अटेम्प्ट को 3 टाइम्स कर सकते हो। प्रीशा ने 28 साल की उम्र में पहली बार हुला लूप शुरू किया और 2 साल 8 महीने की उम्र में उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी मां के मुताबिक कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है, जो कि बिना किसी कोच के इसने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसकी मोटिवेशन की वजह तो ये खुद ही है, क्या कहा जाए तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया है। जब ये 2 साल की थी तो पहली बार इसने जिद किया मुझे स्केट चाहिए, तब वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मुझे भी लगा कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे सेंटर्स ढूंढे, मतलब स्पोर्ट्स शॉप देखी, नहीं मिला इसका साइज़ का, तो फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि कोच को का इनलाइन लेके आप उसमें आगे कॉटन लगा दीजिए। तो पहला तो वो था कि मैंने इसको लाके कॉटन लगाया उसको, और तब उसके पाँव उसमें फिट हुए। तो फिर इसको लगा कि मैं स्केटिंग के साथ हुला करती हूँ, तो ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करती गई घर पे और इसका होता गया। मतलब ऐसे इसने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं लिया, कोई भी इसका कोच नहीं रहा, खुद ही से सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है। छोटी सी प्रीशा की उम्र भले ही कम हो, लेकिन सपने काफी बड़े हैं। मैं ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। फिर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। स्केटिंग के अलावा डांस, एक्टिंग का शौक रखने वाली प्रीशा ओलंपियाड परीक्षा में भी बड़ा नाम कर चुकी है। छोटी सी प्रीशा का रिकॉर्ड वाला सफर जारी है और इसमें उसे अपनी आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार की भी खूब मदद मिल रही है। उम्र नहीं है बाधा, जब पक्का किया इरादा। 8 साल की प्रीशा से यह बात आसानी से सीखी जा सकती है, जहां उसके मजबूत हौसलों की बदौलत अब उसका नाम बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी, और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे, और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें मतलब खड़ा रहना पड़ा लाइनों में, और -10 डिग्री लगभग टेम्परेचर था वहाँ पे, खाना पीना कुछ नहीं था वहाँ पे। यूक्रेन से लौटी खौफ वाली कहानी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से स्टूडेंट्स के साथ ही लौट रही है वहां की खौफनाक कहानियां भी। दौसा लौटे एक स्टूडेंट राजकुमार गुर्जर ने बताया कि भारत वापस लौटने में उसे क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि राजकुमार को इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसे कम मुसीबत झेलनी पड़ी और तिरंगे ने कदम कदम पर उसकी रक्षा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 मार्च 2022 तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का विषय एडवांस्ड एंड इन एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि रविशंकर श्रीवास्तव, महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ने कहा कि हमारे देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% का योगदान करती है। सभा को संबोधित करते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि आजीविका और रोजगार का प्राथमिक स्रोत है। बड़ा इम्प्रेसिव, फेयरली इम्प्रेसिव कैंपस है। पहली दफ़ा मैं जब आया तो एक्चुअली मैं कोविड से बीमार हो गया था, तो उस समय मुझे मौका मिला देखने के लिए 1100 बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में ले आना, मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा ले आना रियली क्रेडिटेबल बात है। और आज की डेट में मैं देखता हूँ
कि निरंतर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो क्रिएट करने का प्रयास किया गया है वो रिमार्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।